हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। तो हम लोग मिले हैं काफ़ी दिनों के बाद, कम से कम 10 या 12 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज, चल रही थी हमारी 7.4, है कि नहीं। 7.4 चल रही थी। तो 7.4 में से जो है कि हमारे अगर क्वेश्चनों की बात करें कि कितने क्वेश्चन, पहले तो ये बताओ कि तैयारी कैसे चल रही है। बढ़िया चल रही है। जिसकी बढ़िया है उसका भी बढ़िया है, जिसकी नहीं बढ़िया है उसका तो और बढ़िया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना और आराम से पढ़ते रहना। तो देखो, ये जो हमारे 4 क्वेश्चन हुए थे 7.4 के, हमारी जो अभ्यास था या फिर प्रश्नावली थी, ये जो भी बोले, तो 7.4 था। ऐच्छिक था, हमारा इच्छा के अनुसार करना था। मतलब यदि चाहो तो कर सकते हो और यदि ना चाहो तो ना करो, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी गई है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस पे जो तुम्हारा 5 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें देखो तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, शायद दिख रहा हो। दिख रहा है ये? तो अगर दिख रहा हो तो चाहे एनसीईआरटी ले लो, पेज नंबर है तुम्हारा 189। इस पे जो तुम्हारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुछ इस टाइप का। अब मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा, कुछ बेसिक मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें दे दूंगा कि तुम्हारा कैसा चित्र दिया हुआ है। कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये तुम्हारा पी पॉइंट है, ये तुम्हारा क्यू है और ये तुम्हारा पॉइंट क्या है, आर है। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज डी एंड अनदर इज सी एंड दैट इज बी। ये तुम्हारे दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि अगर तुम इसको क्या मानोगे, मूल बिंदु। क्या मानना है तुम्हें, मूल बिंदु। हमारा जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, अगर ये इसको मानता हूँ मैं 0, तो ये होता है हमारा एक्स, ये होता है वाई। इसे बोलते हैं मूल बिंदु। तो बोल रहा है कि तुम इसको एक्स मानो और इसको क्या मानो, वाई। इसको क्या तुम्हें मानना है, मूल बिंदु। पहली बात क्या मानना है, एक बार इसको तुम्हें मानना है मूल बिंदु। ठीक है, एक बार इसको मूल बिंदु मान करके इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फिर एक बार इसको सी पॉइंट को तुम्हें क्या मानना है, ओरिजिन मानना है, यानी कि मूल बिंदु मानना है। और फिर इसके पॉइंट निकालने हैं और दोनों बार इसका एरिया कंपेयर करना है कि कितना कितना आता है। ठीक है, तो यदि हम ऐसे देखें, कैसे, लाइक दिस, अगर स्ट्रक्चर देखें तो मैं बनाऊं तुम्हारा। देखो, तुम्हें इसमें काउंट करना है। मैं जैसे ये है ना तुम्हारा पॉइंट पी है, तो ऊपर की ओर जाओ, इसमें पेड़ बने हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो तुम्हारा ऊपर की ओर कितना आ रहा है, ये तुम्हारा शायद 6 लाइन पे आ रहा है। ये तुम्हारा कितने पे, 6। तो ऊपर का हमारा क्या होता है, वाई होता है। ये क्या होता है हमारा, वाई मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, एक्स। तो जब किसी चीज के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। अब यदि बुक में देख लो, और जो तुम्हारा x है, तो जो तुम्हारा पॉइंट P है वो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो यानी कि तुम्हारे P के तुम्हारे मिल रहे हैं 4,6। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जब A को क्या है कि मूल बिंदु मान ले। A को मैंने क्या माना, मूल बिंदु, तब की बात है ये। अभी मतलब C का भी फाइंड करेंगे, पहले इसका देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा P है उसके हमें कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 4,6 एंड जो हमारा पॉइंट Q है उसके जो पॉइंट मिल रहे हैं, अगर तुम इसको काउंट करो तो आता, तो एक्स पे जाएगा तुम्हारा 1 2 3 और एक्स पे जा रहा है 1 2 3 और वाई पे अगर गौर से देखो तो 1,2 जा रहा है। तो वाई एक्स पे कितना तुम्हारा जा रहा है 3 और उस पर कितने जा रहा है वाई पे 2। तो जो तुम्हारे क्यू की कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएंगे तुम्हें 3,2। अब देखो, इस फिगर को मैं इस पे नहीं बना सकता क्योंकि ये थोड़ी बहुत बड़ा है। 1 घंटे में ये पूरा चित्र ही मैं इस पे मतलब ड्रॉ करता रहूंगा। ठीक है, तो तुम इस वाले चित्र को बुक से अपना देखो और फिर तुम्हें पेड़ काउंट करने, उस पर लिखा है यहाँ से 1 मानो 1 2 3 4 ऐसे करके, बाकी तुम कर सकते हो। ठीक है, और जो तुम्हारा पॉइंट आर है, कौन सा पॉइंट आर, अगर उसको तुम काउंट करोगे अपनी बुक में तो वो एक्स पे जा रहा है शायद 6। कितने आ रहा है तुम्हारा, एक्स पे आ रहा है 6। ठीक है, यदि वाई का काउंट करो 1 2 3 4 5, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा एक्स पे जा रहा है 6 और वाई पे जा रहा है कितना, 5। तो ये हो गया 6,5। ओके, तो चलो ये तो मान लिया मैंने कि जब मैंने ए को माना तो मेरे ये मिल गए। अब इसके इसी के पैरेलल में मैं कर लेता हूँ, ये हुआ तुम्हारा ए वाला
अब यदि मैं अगर सी को मानता हूँ, किसको, वो है ना तुम्हारा सी, अगर मैं सी को मान ले रहा हूँ, ऐसे बना लेते हैं ना कि एक बार ए को और जब सी को क्या माने हम, मूल बिंदु मान ले, ऐसे है मूल बिंदु। ओके, तो जब मैं ए को मान रहा हूं तो मेरा मिल रहा है 4,6, क्यू मिल रहा है 3,2, आर मिल रहा है 6,5। ठीक है, अब यदि मैं देखो जब तुम लोग इसको मानोगे तो ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, नहीं ये तुम्हारा वाई होगा, और ये क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि ये एक्स है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी हमारा एक्स माना जाएगा और ये हो जाएगा वाई। बस काउंट कर लेना है तुम्हें। जब तुम पी को काउंट करोगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो तुम्हारा पी है वो शायद मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के अप्रॉक्स जा रहा है। किसके अप्रॉक्स जा रहा है, पी का तुम्हारा एक्स आ रहा है 12। अब यदि तुम इसको नीचे की ओर देखो कि ये मतलब इस तरफ कितना आ रहा है तुम्हारा, 12 के आसपास पहुंच रहा है। अब यदि इसको ऐसे काउंट करोगे इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस टाइप से, ये तो हो गया तुम्हारा 12 टाइम्स। अब ये यहाँ तक कितना आ रहा है वो अपने बुक पे काउंट कर लो। तो जब इसको काउंट करोगे तुम, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा आना चाहिए 2 तक, 1 कॉमा नहीं 12,2 है। फिर अगर तुम आर देखो इसी प्रकार से, देरी ना करते हुए फटाफट करते हैं। अगर आर को देखो तो आर तुम्हारा आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं आर नहीं, क्यू देखते हैं, पी के बाद क्यू आएगा ना। क्यू क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शायद 13 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, 13 पे। तो ये हो गया 13, और वाई पे जब उसको काउंट करोगे तुम्हारा 6 आएगा। और इसी प्रकार से पी क्यू आर को देखते हैं, अगर तुम आर को काउंट करोगे उसको, इसको मतलब मूल बिंदु मान के, तो तुम्हारा जो आएगा, इस पे लिखा हुआ देखो, शायद कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। एक बार मैं काउंट कर लूँ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 ही आ रहा है। और वाई पे तुम्हारा जाएगा 1 2 3 बार। तो बस ये चीज़ तुम्हें क्लियर है कि नहीं, इतनी सी बात थी इस पे, बाकी बुक रख देते, अब उसका कोई यूज नहीं है, ये समझ आया। अब तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। पहली बात तो पूछ रहा था कि ये बताओ कि इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, तो बोल देना कि जब ए होगा तब हमारे कोऑर्डिनेट ये होंगे, अब जब पॉइंट सी हमारा मूल बिंदु मानते हैं तब हमारा ये क्या होगा, इसके मतलब निर्देशांक है वो क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि इनके दोनों के तुम एरिया फाइंड करो और बताओ कि क्या सिमिलरिटी कुछ है, ये सब पूछ रहा है। तो देखो जब मैं ए वाले का एरिया फाइंड करता हूँ, इस वाले का, किसका, इस वाले का, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ एरिया ऑफ ए, इस प्रकार से लिखता हूँ। क्यों, तुम समझ जाओगे ये मतलब ए वाले का है। तो ये होता है 1/2, तुमने पढ़ा था ना x1 ये था ना x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, है कि नहीं, किसी को याद है, सबको याद है। 1/2 हो गया तुम्हारा, x1 क्या है, ऐसे ऐसे रखते जाओ, 4 3 6 4 3 6 4, फिर 6 2 5 6 6 2 5 और 6, ऐसे ऐसे कर दिया ना, 6 2 5 फिर 6 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका था वो मैंने तुम्हें सिखाया था शायद, कैसे करते हैं इसको, करते हैं सिंपल सा, 1/2 ये हो गया, ये ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो 4 दूनी 8, प्लस करते हैं इसको, 5 दिया 15, प्लस करते हैं 6 6 36, फिर पूरे का ब्रैकेट लगा करके माइनस लगाते हैं, और इसी पैटर्न को उल्टा कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 6 18 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 4 पंचे 20। अब इसको सॉल्व करो, दिस इज हाफ ऑफ, ये 6 5 11 8 19 किनो, हाथ लगी 1, और 3 1 4 1 5, है कि नहीं, तो तुम्हारा आ जाएगा ये 59, माइनस इसको करो 2 8 2 10 की 0 से लगी 1, और 2 2 4 1 5, 50 आ गया। ठीक है, तो इसका जो तुम्हारा आएगा ये आएगा तुम्हारा 9/2।
वर्ग इकाई एरिया क्योंकि, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हमारा किसका निकला, ये एरिया निकला ए वाले का। जब हमने ए को अपना ओरिजिन पॉइंट माना हुआ है, फिर उसके थ्रू हमने कोऑर्डिनेट इसके लिए हुए हैं, तब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 9/2 आ रहा है। कोई दिक्कत? अब मैं फाइंड करूंगा इसका एरिया किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो मैं इसको लिखता हूं मैं डेल ऑफ सी। कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब क्या है, यानी कि उस वाले ट्रायंगल का एरिया जिसमें हमने ओरिजिन को सी माना है, यानी कि सी को ओरिजिन माना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे फटाफट, 1/2 कैसे, 12 13 10 12 13 10, फिर क्या आएगा 12 आ जाएगा, वही x1 x2 x3, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे अब दिक्कत है तो क्या है, लास्ट खत्म होने वाला है, तो फिर तुम्हें अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो 2 6 3 2, अब 1/2 हो गया। इसको एक बार ऐसे 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 करो तो 12×72 प्लस 13×39 प्लस 10×2 = 20, माइनस करो इसको, ये लगाओ, ये तो 13×2 = 26 प्लस 10×6 = 60 प्लस 12×3 = 36, ठीक है। हाफ ऑफ, इसको ऐड करो पूरा का पूरा, 9×2 = 11 की एक हासिल लगे एक, और 2 3 5 7 5 12 1 13 131 हो जाएगा, माइनस 6 6 12 की 2 हासिल 1, और 6 3 9 2 11 और 1 12, शायद 122 आएगा तुम्हारा। तो 112, अगर 131 में तुम्हारा 9 हो गया, 122 तो कितना बचेगा तुम्हारा, 9/9 बचेगा, अपॉन में 2 है तो 9/2 वर्ग का इसका भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा, इसका मतलब है कि चाहे इसको ओरिजिन पॉइंट मानो चाहे इसको मानो, तुम चाहो तो चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है उस ग्राफ के अंदर तो उसका एरिया कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन यही बताना चाह रहा, भाई एनसीईआरटी वालों ने एग्जाम्पल क्यों लिया है, बताना वो यही चाह रहे हैं कि अगर उसका एरिया 9/2 है तो अगर हम ओरिजिन पॉइंट को अगर चेंज भी कर दें, इसके सापेक्ष देखें कि अगर ये पूरा हमारा 0 है, फिर ये हमारा x है, ये y है, तब भी वैल्यू वही आएगी, ठीक है। हाँ तो करो फटाफट, नोट करो इसको। हो गया नोट? चलो यदि नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसमें हमें जो 5 था ना, 5 पे 2 पॉइंट थे, जो हमारा ए पॉइंट था 5 का ही, वो पूछ रहा था कि ए को मूल बिंदु मानते हुए उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, यानी कि उसके मतलब निर्देशांक तुम्हें निकालने हैं। तो वो भी हमने निकाले थे अभी पिछले में, यानी कि हमने दोनों को मिक्सअप एक साथ कर दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 है, वो कुछ कह रहा है, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, क्या है, दैट जो ट्रायंगल ए बी एंड सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 4,6 and the B is 1,5 and C point is 7,2, ओके। ये हो गया। फिर बोल रहा है कि जो तुम्हारी भुजाएं हैं ए बी और ए सी हैं, इनके मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ए बी में तुम्हारा डी दिया हुआ है और इस पे तुम्हारा एक पॉइंट दिया हुआ है ई, तो तुम अगर डी से ई को तुमने मिला दिया, फिर ये उसने दिया है कि ए डी अपॉन ए बी ये बराबर है हमारा किसके, ए ई अपॉन ए सी की, किसके, ये तुम्हारा है 1:4 का रेशियो। इसका मतलब ये है कि ए डी अपॉन ए बी या फिर ए डी अपॉन बी डी, अगर इसका तुम रेशियो देखोगे तो अगर तुम्हारी ये 1 है तो ये कितनी होगी 4, ये 1 है तो ये 4 होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 1:4 का रेशियो दिया हुआ है। ये तुमने थ्योरम पढ़ी थी ना उसमें 6.1 या 2 थी कुछ ऐसे ही,
अगर रिकॉल हो तो। नहीं है, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो देखो, फिर बोल रहा है कि एरिया निकालो किसका, एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा किसका, ए डी ई का तुम्हें निकालना पड़ेगा। फिर बोल रहा है उसके अपॉन में करो तुम एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि इनका रेशियो बताओ, इनका तुम्हारा रेशियो क्या होगा। हालांकि उसने मतलब ऐसा लिखा नहीं, लेकिन जो बोल रहा है उसके कहने का तात्पर्य यही है। बोल रहा है कि ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना ट्रायंगल ए बी सी के क्षेत्रफल से करिए। हाँ, थ्योरम दी हुई है 6.2 और थ्योरम 6.6 का स्मरण कीजिए। 6.2 एंड 6.6 बोल रहा है, इसको याद करो जरा, होती क्या थी, करते रहना, मुझे तो याद है और जो भी है मैं इसको करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जब मुझे दिया है इसका रेशियो क्या दिया है, 1:4 दिया है। ठीक है, अब मुझे चाहिए डी के कोऑर्डिनेट। पहली बात, जब तक मुझे डी के नहीं मतलब मिलेंगे और ई के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मिल पाएंगे तो मैं ए डी ई का एरिया कहाँ से निकाल सकता हूँ। हालांकि मैं ए बी सी का तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ए डी ई का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे डी और ई के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, है कि नहीं। तो तुम जरा सोचो, ये हमारी लाइन है, कौन सी है, दिस इज बी एंड दिस इज ए, एंड ये पॉइंट है तुम्हारा डी। ये तुम्हारा दिया है 1:4 के रेशियो में, इसको तुम मानो m1, इसको मानो m2। अब इसके जो कोऑर्डिनेट है उनको मान लो x, y मान लो, और जो तुम्हारे a के दिए हुए हैं 4,6 और जो b के हैं 1,5, इसको मान लो तुम x1 y1 और इनको मान लो x2 y2। तो बस अगर तुम्हें डिवीजन फार्मूला याद हो, इंटरनली डिवीजन वाला, अंतः विभाजन, किसी को याद है कैसे थे। अगर तुम्हें डी के एक्स और वाई के अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट चाहिए होते थे तो उसका फॉर्मूला साफ साफ ये होता था, अगर दो रेखाएं हैं उसको m1 और m2 या फिर m या n जो भी है, m देखो m या n का रेशियो हो, चाहे m1 चाहे m2 का रेशियो हो, देखो बात एक ही है, लेकिन m1 m2 मेरी प्रैक्टिस में है तो मैं वही लूंगा। ठीक है, ये हो गया। तो क्या करते हैं कि अब हमें चाहिए डी, 1:4 का दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमारा होता था सिंपल सा कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 या फिर m1 प्लस m+n होता था। ठीक है, या फिर करो इसको m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता था ये फॉर्मूला। बस सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तुम्हें डी के कोऑर्डिनेट फटाफट मिल जाएंगे। देखो कैसे, m की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 तो भी तुम्हारा 1 है, प्लस m2 कितना है तुम्हारा 4 इंटू x1 कितना है तुम्हारा 4 अपॉन 2 + 1, नहीं 4 + 1, 4 + 1 या फिर 1 + 4 एक ही बात है। फिर ये देखो m1 y2, m1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1 है, 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5 है, 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू, क्योंकि m2 की वैल्यू 4 है और y1 क्या है तुम्हारा 6 अपॉन 4 + 1 या फिर 1 + 4 एक बात एक है। तो 4 चौको 16, 1 17/5 और ये 6 चौको 24, 5 29, नहीं 6 चौको 24, 5 29/5, ये तुम्हारे मिल गए डी के कोऑर्डिनेट। मैं लिख दूं यहाँ पे, और अब पॉइंट डी है इसके मुझे मिले हैं 17/5, याद रखना ये, क्योंकि दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक बोर्ड, वी कैन नॉट रीओपन दिस स्लाइड। अगर ये एक बार मिट गई तो इसको दोबारा नहीं ला सकते इस पर। ठीक है, इसको लाने के लिए तुम्हारे सपोर्ट की आवश्यकता होगी, जो जो कुछ नहीं। ये देखो ये हो गया, ये है 17/5 और ये है 19/5। ठीक है, ये क्या है, मतलब डी के तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल गए। अब कैसे मिले वो सिस्टम मैंने पूरा यहाँ पर दिखा दिया। एस सेम क्या करेंगे, m1 m2 हमारा सेम रहेगा, जहाँ पे हमारा e है e भी सेम रहेगा, केवल हमारे c की जगह पर क्या लिखेंगे, मैं जहाँ पर b है वहाँ क्या आएगा c, और इसी प्रकार से हम e के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फाइंड करते हैं e के कोऑर्डिनेट। हो गया, देखो कैसे निकालते हैं, देखना जरा गौर से देखना। अगर तुम्हारा e है, तुम्हें चाहिए e के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, ये चाहिए था ना, कैसे निकालने पड़ेंगे तुम्हें, सेम टू सेम जैसा वो था। ये लिखो, ये तुम्हारा पॉइंट ए है,
ई के क्या थे तुम्हारे 4,6 थे। इसको मानना है तुम्हें x1 y1, x1 y1, ये तुम्हारा पॉइंट ई है। इसके तो मानो अभी x, y, जो x, y की वैल्यू आएगी वही तुम्हारे x, y होंगे। पिछला वाला भूल जाओ। और जो तुम्हारा सी पॉइंट है वो क्या है दिया है 7,2 दिया है। इसको मानो तुम x2, y2। ओके। और m1 की वैल्यू तुम्हारा दिया है ना कि 1:4 की रेशियो में, तो m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 4। ओके। तो फॉर्मूला निकालोगे ई का, x, y का जब ये होता है तो इसको कैसे निकालते हैं फटाफट, बस वही फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके। एंड ये m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 ये होता है। हो गया। अब देखो m1 की वैल्यू फटाफट याद होनी चाहिए कितनी, 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 7, प्लस m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू कितनी ये हो जाएगी तुम्हारी 4 अपॉन 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, कॉमा m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है तुम्हारा 2, प्लस m2 है तुम्हारा 4 इंटू y1 कितना है तुम्हारा 6 अपॉन 5। ओके। तो 4 चौको 16, 16 7 कितना होता है 23 होता है शायद, जहाँ तक अगर मेरी मैथमेटिक्स पहुँच रही है तो 16 7 23 होता है। 4 चौको 16 और 16 7 23 होता है। और ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24 2, नहीं 6 चौको 24 तो 26, 26/5। तो जो ई के कोऑर्डिनेट है हमारे किसके, ई की वो क्या मिलेगा हमें 23/5, 26/5। ठीक है। अब जब मुझे ई के मिल गए, डी का मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया, तो मैं इनका एरिया इजिली फाइंड कर सकता हूं। ओके। तो इसको मिटाऊं, अरे जो चाहिए था मेन चीज वो मिल गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब देखो, अब वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ ए डी। क्या निकालेंगे एरिया ऑफ, अरे यार एरिया ऑफ निकालने का प्रयास करेंगे इसका ट्रायंगल का ए डी ई का, है कि नहीं। अब ए डी ई का बड़े ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि होता है 1/2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1। ओके। कुछ आया समझ में, अरे कुछ आया कि नहीं, कुछ तो आया होगा, जो भी आ रहा वही देखो। अब देखो, अरे इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x3 y3, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस पे, मानो इसको। x1 y1 के मान लिखा हुआ है तुम्हारा, ये x2 y2 लिखा हुआ है, और ये x3 y3 लिखा हुआ है। लिख दो इस पे, हाफ ऑफ x1 का मान कितना है 4, x2 17/5, x3 23/5, और फिर x1 4, फिर y1 कितना है 6, 29/5, और 26/5, और 6। इसको सॉल्व करना है तुम्हें सिंपल तरीके से, वही तरीका है तुम्हारा 1/2। सिंपल से तरीका, ऐसे 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 करो तो ये तुम्हारा होगा 4 गुणे 29/5 प्लस करोगे 17/5 गुणा 26/5 प्लस 23/5 गुणे 6। एम आई राइट, सही हूँ मैं। अरे इसका ऐसे कर दिया तो 4 गुणे 29/5, 17/5 गुणे 26/5, फिर 23/5 गुणे 6 ये हो गया। फिर करेंगे इसका माइनस वाला पार्ट, और इसका जो पैटर्न है वो उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, ऐसे 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 करेंगे। करो इसको फटाफट, 17/5 गुणे 6 प्लस 23/5 गुणे 29/5 प्लस 26/5 गुणे 4। हुआ कि कुछ। अब इसका तुम्हें कैलकुलेशन करना है जो बहुत ईजी है जहां तक मुझे लगता है। देखो 1/2, अरे कुछ नहीं करते जाओ बस,
इसका करो 9 चौको 36 की 6 ऐसे लगी 3 और 4 दूनी 8 3 गिरा होता है क्या? 9 चौको 36 ऐसे लगी 3 4 दूनी 8 3 गिरे 116/5 प्लस 17 छक्का 102 2 आएगा। हासिल आई तुम्हारी 10 17 दूनी 34 10 44 हो जाएगा तुम्हारा बटे 25 हो जाएगा प्लस 6 18 और 6 दूनी 12 1 13 138 बटे 5। इसको ले लो फटाफट 17 छक्का 102 बटे 5 प्लस 29 और 23 का मल्टीप्लाई शायद कर लो। करो कितना होगा फटाफट मुझे बताओ। मैं इसमें देखता हूँ नहीं लिखा था यार ये जो था। कहाँ गया ये तुम्हारा आता है 667 बटे 25। टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ बाकी ऐसा नहीं कि ये कर नहीं सकता ठीक है। प्लस 6 को 24 की जाना चला कि 2 और 4 दूनी 8 2 10 बटे 5। अगर कोई कैलकुलेटिव एरर हुई तो वो बात अलग है, हालांकि मेथड सेम है क्योंकि 6 को 24 की 4 चला कि 2 4 दूनी 8 10। हालांकि प्रयास करेंगे कि हमारी कैलकुलेटिव एरर ना हो। अगर फिर भी हो गई तो फिर कैलकुलेटर थोड़ी है ठीक है। एक लाइन इस पे आ जाएगा देखो पहले हाफ ऑफ इसका तुम्हें एलसीएम लेना है। 25 तुम्हारा एलसीएम आएगा 116 इंटू 5 प्लस 442 प्लस अब भिन्न करना नहीं बताऊंगा 138 गुणे 5 माइनस 25 आ गया तुम्हारा 102 गुणे 5 प्लस 667 प्लस 104 गुणे 5। ये एकदम क्लियर है क्या? अगर कैमरे में आ रहा हो तो आ रहा है? मैं एक बार चेक करता हूँ ठीक है। ये जो है कि हाँ तो रहा है, क्या दिक्कत है? आ रहा है ना? हल्का सा धूमे लग रहा है लेकिन तुम लोग पढ़ो ठीक है। हाँ अब इसको मैं वो कर दूं क्या? नहीं मिटा नहीं सकते उसको क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी हमें। इसको थोड़ी साफ कर रहा हूँ ठीक है। ये हो गया ना। इन दो लाइंस को मैं मतलब क्या कर रहा हूँ मैं मिटा रहा हूँ ठीक है। ये तो सर आप ऐसे पूछते हो जैसे ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं कि इसी चीज थोड़ी ऊपर ले लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा हाफ ऑफ ये जो होगा तुम्हारा 5 6 का 23 की 0 से लगी 3 5 3 8 5 एकम 5 प्लस 442 प्लस 8 45 की 0 से लगी 4 5 3 15 4 19 और 5 1 6 बटे 25 माइनस इसको करो फटाफट फटाफट करो। ये 5 दूनी 10 5 एकम 5 प्लस 667 प्लस 5 को 20। मुझे लगता नहीं कि कोई यूट्यूब पे इस तरह बताता होगा हर एक क्वेश्चन करके और उसका कैलकुलेशन करके बताता हो तो पता नहीं। अब एक बार इनको जोड़ लेते हैं फिर इनको बस सिंपल सा तरीका हो गया। ये नीचे मिटाता हूँ देखना ये आ गया 1/2 और हमारा आ जाएगा 2 और 9 4 13 13 8 21 की 1 हासिल लगी 2 6 4 10 5 15 तो 1712 बटे 25 माइनस इसको करो 7 और 6 2 8 1 9 6 5 11 11 5 1625 सही है। मुझे लग नहीं रहा कि सही होगा। चलो घटाते हैं इसको 1712 में घटाता हमें कितना 1697 12 में 7 गया 5 0 बचेगा तुम्हारा है 5 बच रहा है। ये 5 बच रहा है। हाँ 5 ही तो बचेगा ठीक है बचने दो। नहीं 5 नहीं बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा 15 वही देखो 1/2 इंटू 15 बटे 25 बचेगा तुम्हारा यानी कि ये तुम्हारा आ गया 15 बटे 50। ओके दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। कितना है इसका एडी का? एडी का हमारा आया 15 बटे
50। इसको बेटा नोट रखना एकदम, जो भी है, क्योंकि अभी डिवीजन में काम आएगा जी। ये हो गया। अब इसको फिर मिटा रहा हूँ, ये समझो बार बार मिटेगा ये, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख दिया, जो मैं फाइंड करना था। ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला ही है, ईडी का फाइंड कर लिया। अब सिंपली तरीके से हमें फाइंड कर लेना है एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पहले से फाइंड करके रख लिया हो। कैसे करेंगे इसका, 1/2, सिंपल तरीका। x1 इसको मानो, x2 इसको मानो, x3 इसको मानो, यानी कि 4 1 7 4 6 6 5 2 6 कर लोगे, कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी हाफ ऑफ ऐसे ऐसे ऐसे, तो 5 को 20 प्लस, और ये क्या होगा तुम्हारा 2 प्लस 6 7 42 माइनस पैटर्न चेंज दिस, यानी कि 6 और प्लस 7 पन्ना 35 प्लस 4 दूनी 8। तो इसको देखो, ये होगा तुम्हारा 1/2, और इसको ऐड करो 22 2 44 44 20 64, माइनस करो इसको तुम 35 8 कितना होता है 43 43 3 49 43 6 49, है कि नहीं। 35 8 43 43 6 49 शायद सही है। तो घटाओ इसको, हाफ ऑफ 14 में 9 गया, 5 बचेगा तुम्हारा, और ये बचेगा 15 बच जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ। तो तुम्हारा इसका आएगा 15/2। तो यहाँ पर ज़्यादा इसको उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं लिखूँ कि एरिया ऑफ जो हमारा क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी है, जो वो फाइंड हुआ है हमारा 15/2 प्राप्त हुआ है मुझे। अब ये सब इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो हमें चाहिए था, जो क्वेश्चन पूछ रहा था, भले ही एक पॉइंट में पूछ रहा हो, 2 पॉइंट में, मेन चीज जो है वो देखो। पहले तुमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ एडीई एंड यू आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है। अब पूछ रहा था इनका रेशियो बताओ, तो रेशियो कर दो इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एडी है हमारा 15/50, फिर उसका पूरे का बटा है हमारा 15/2। अच्छा, अब ऐसे को करने का शॉर्टकट फॉर्म बताऊं मैं, पहली और चौथी का गुणा किसका, लिखो यहाँ पे, पहली गुणे चौथी, पहली हो गई, दूसरी तीसरी चौथी, तो पहली और चौथी गुणा शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, फिर दूसरी और तीसरी का गुणा, दूसरी प्लस तीसरी, जो मैं अपने मैथमेटिक्स में शॉर्ट फॉर्म करने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। तो पहले तुम्हारी 15 थी, 15 गुणे 2 50 गुणे 15 हो जाएगा तुम्हारा, तो 15 to 15 हमारा कैंसिल, यानी कि 1/25, यानी कि 1:25 का रेशियो आएगा इसका। करो नोट फटाफट। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ सकता है कमेंट में, कमेंट पे है, क्योंकि ये मतलब लाइव तो है नहीं। तो करो नोट, इसको नोट कर लो, फिर मैं बढ़ूंगा 7 की तरफ, 8 की तरफ। 2 क्वेश्चन और है, लेकिन थोड़ी 7 में दिक्कत ये है कि 7 थोड़ी बड़ा पड़ता है, ठीक है। 7 बड़ा पड़ता है इन द सेंस, मतलब कि जो 7 क्वेश्चन है तुम्हारा, इस पे जो है 4 या 5 क्वेश्चन उसमें मतलब अंदर ही अंदर पूछ रहा है, उसी के अंदर करके। कोई बात नहीं, हमसे शार्प थोड़ी है, हमसे मतलब तुमसे है ना। हो गया, बताया इसको, हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बस तुम पढ़ते रहो, हो सकता है ये लेक्चर थोड़ी लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब समझ में ना आए तो रोक देना, कल देख लेना, परसों देख लेना। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ये कहाँ कहाँ है, कहाँ गया 85, हाँ सही है, कहाँ है। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है हमारा। ये बोल रहा है कि मान लो बेटा, मैंने कहा ठीक है मान लेता हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर लूंगा। ए है तुम्हारा कितना 4,2 है, और बी है जो तुम्हारा वो कितना है तुम्हारा 4, नहीं, बी इज योर 6,5 एंड सी इज 1,4, ठीक है।
तो ठीक है, उसने बोला ठीक है, तो मैंने बोल दिया ठीक है। फिर बोला ए से होकर जाने वाली माध्यिका बी सी को डी पर मिलती है। कहाँ पे? ए से होकर एक माध्यिका जा रही है जो बी सी को पॉइंट डी पे कट कर रही है। अच्छा, माध्यिका मैं कई बार बता चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ कि माध्यिका जो होती है जिस भुजा पे बढ़ती है उसको बराबर 2 भागों में काट देती है। इसका मतलब उस भुजा के एकदम बीच में होती है। तो किसी भी भुजा के बीच की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो मैंने तरीका बताया था तुम्हें, 6 + x1 + x2/2 एंड y1 यानी कि 5 + 4/2, तो कितना मिलेगा तुम्हें? 7/2, 9/2। कुछ समझे कि नहीं समझे? अरे कुछ तो बोलो। ये समझ में आया? तो यानी कि जो डी होगा क्या होगा हमारा? 7/2 एंड 9/2। यहाँ पे लिखता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, 7/2 एंड 9/2। इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ गया? बिठा रहा हूँ इसको। ये तुम्हारा जो डी आ रहा है 7/2, 9/2, ये तुम्हारा डी पॉइंट हो गया। फिर क्या बोल रहा है इसको? देखो दिस इज द फर्स्ट, 7 का तुम्हारा फर्स्ट कर रहे हैं इसको, फर्स्ट स्टार हो गया। ये बोल रहा है कि डी1 मिलती है, ठीक है? तो डी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो बता दिए डी के कोऑर्डिनेट। अब जिन महानुभावों को समझ में ना आया हो अभी कि कैसे निकला, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। इसको करते हैं हम बीच के बिंदु के कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो डी पॉइंट है हमारा, इसकी मैंने माना x, y, तो और इसकी माने x1, y1, और इसकी मानूंगा x2, y2। तो जब मुझे डी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं तो मैं करता हूं x1 + x2/2, y1 + y2/2 करता हूं। तो जो x1 का मान है वो मेरा 6 है, x2 कितना है? 1 है, y2 नहीं 1 है, 1 है, बिल्कुल 1 ही है, ठीक है? और प्लस जो है y1 यानी कि 5 + 4/2। तो यार 6 1 7/2 और 5 4 9/2, भाई यही तो आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए, कर लो नोट फटाफट। हो गया। फिर जो तुम्हारा सेकंड पॉइंट है इसी का, वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि जो एडी पर स्थित एक ऐसा बिंदु पी है, इस पर बोल रहा है ये क्वेश्चन हमारा। इसको मिटाऊं मैं, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर कुछ इंटरेस्टिंग करने को सोचते हैं इसमें, देखना कैसे करते हैं। ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी जो ईडी है इस पर एक पॉइंट पी है। मैंने मान लिया, ठीक है भाई, पी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो उसको लिख देते हैं भाई। अगर कोई चीज रियल में है तो मान लेते हैं, बोल रहा है तो मान लेते हैं, पी मान ली मैंने। फिर बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि इस प्रकार से कि जो एपी और पीडी का जो रेशियो है, एपी और पीडी का जो तुम्हारा रेशियो है वो तुम्हारा 2:1 है। ये 2 और 1 का रेशियो, इसको मानो तुम M1 मान लो, इसको मान लो तुम M2 मान लो, कोई दिक्कत है? तो फिर क्या बोल रहा है? तो P के कोऑर्डिनेट बताओ। ये तो हमें सिखा रहे हो। तो सर ने हमें पहले से बता रखा कि अगर कोई रेखा है, ए तुम्हारा है कितना 4,2 दिया हुआ है, और डी की तुमसे पहले वो मतलब निकलवा चुका है फर्स्ट पॉइंट पे 7/2, 9/2। इज दैट क्लियर? और फिर तुम्हें बोल रहा है कि भाई इस पे पॉइंट पी है, एक पी मान लो तुम। फिर बोल रहा है कि ये 2:1 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, तो इसको मान लो M1, इसको मान लो M2, या फिर इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और हाँ, एक फायदा तो है, अगर हमारे साथ पढ़ोगे तो ये तुम्हें बात जरूर पक्का मतलब कंफर्म रहेगा कि इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है? तो क्या करें अब? तो सर करना क्या है? पी के मान लो तुम x, y कोऑर्डिनेट है तुम्हारे। अब तुम्हें चाहिए पी के अपने कोऑर्डिनेट x, y। इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ओके, क्लियर है एकदम? तो देखो फिर क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, मान रखेंगे फटाफट। ये इसको मान लो तुम x1, y1 मान लो,
इसको तुम्हें मानना है x2 y2 मानना है, ठीक है, कर तो जाओ। f1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2 इंटू x2 कितना है तुम्हारा 7/2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1 इंटू x1 कितना है बच्चों 4 अपॉन m1 प्लस m2 तुम्हारा कितना होगा 2 + 1 3 हो जाएगा। तो नहीं सर लिखो 1 + 2 3 कैसे होगा। अब m1 की वैल्यू कितनी तुम्हारी है m1 कितना है 2 है इंटू y2 कितना है y2 तुम्हारा 9/2 है प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हाउ मच 1 इंटू y1 कितना है तुम्हारा y1 तुम्हारा 2 है अपॉन 1 + 2 है। कोई दिक्कत है कि नहीं है, नहीं है सर। तो इसको इससे काट दो यानी कि 7 + 4/3 इसको इससे कट दो 9 + 2/3 यानी कि फाइनली 7 4 11/3 बराबर 11/3 यानी कि जो हमारे पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे तो तुम्हारे 11/3 11/3। इसको स्क्रीनशॉट ले लेके या फिर लिख लिख के जैसे मैंने करवाया उसको उसको करो इसको करो। इस क्वेश्चन से तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो ये समझ लो जो तुम्हारा जेईई मेंस या फिर आईआईटी एडवांस का जो भी तुम्हारा पेपर होता है। अच्छा एक बात बताऊं क्या तुम्हें जेईई मेंस मतलब एडवांस के बारे में क्या होता है, थोड़ी सा जानकारी दे देता हूँ, दे दूं। देखो एनटीए तुम्हारी एक एजेंसी एग्जाम करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कौन सी है। अच्छा इतना हो गया नोट, इसको कर लो फिर थोड़ी इसके बारे में बताता हूँ ये एग्जाम क्या होता है। मैंने खुद दिया मेरा हुआ नहीं है, हो गया ये ठीक है कोई बात नहीं सर इसको मिटा देते हैं। अब जरा जानकारी ले लेते हैं जब आ ही गया है बीच में टॉपिक कि ये बार बार सर बोल देते हैं वो आईआईटी में पूछा गया एडवांस में पूछा गया क्या होता है ये है कि नहीं बताता हूँ। देखो एक एजेंसी है एनटीए इसे बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ये है तुम्हारी। तो ये एग्जाम करवाती है इंजीनियरिंग मतलब एंट्रेंस का एग्जाम होता है, जैसे तुम 12वीं पास होते हो 12वीं के बाद तुम्हें बीटेक वगैरह करना होता है। अब बीटेक क्या होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अरे यार बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। कहते हो कि सर आपको लगता है मीनिंग नहीं आती इसलिए घसीट रहे हो, बैचलर BATCHLOR बैचलर ऑफ, हो सकता है ऐसी कुछ मीनिंग मिस्टेक हो मुझे नहीं पता, TECHONOLOGY जहाँ तक पता है मुझे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये होता है बीटेक। एक होता है एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें ना जाओ। लेकिन देखो जब 12वीं के बाद क्या होता है कि तुम्हें क्या करना होता है कुछ ना कुछ करना होता है। कुछ लोग एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसकी मतलब उसके थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आती हैं उसके मतलब तैयारी करते हैं जैसे कि मैं भी करता हूँ। तो ये जो तुम्हारा बीटेक हो गया अगर बीटेक करना है इसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है। तो बात कर रहे थे हम लोग अपने एग्जाम की किसकी एनटीए जो तुम्हारा एग्जाम लेती है वो उसे बोलते हैं जेईई मेंस, जेईई मेंस बोलते हैं उसको, जेईई बोलते हैं फिर नहीं हम लोग बोला करते थे जेईई का ठीक है जेई का इसे बोलते हैं शायद बोलते हैं इसको ज्वाइंट, शायद ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं ना, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम ऐसे कुछ है उस पर देख लेना ठीक है। हाँ ऐसा होता है संयुक्त प्रवेश परीक्षा। और ये एक होती है मेंस, ये जो और इस देखो मेंस जो तुम्हारा होता है वो 2 बार होता है, कब कब होता है ये एक बार होता है शायद जनवरी के आसपास, कब होता है जनवरी के आसपास होता है। और जो सेकेंड होता है तुम्हारा अप्रैल में होता है शायद, शायद नहीं मेरा हुआ था ये मैंने दिया था 2023 में ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा जनवरी में और होता है अप्रैल में, 2 बार होता है। तो इस पे जो क्या होता है तुम्हारे 75 मतलब होते तो क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे मतलब 90 क्वेश्चन है पेपर में, कितने होते हैं 90 होते हैं। अब जब 90 क्वेश्चन होते हैं 90 में से तुम्हें 75 करने होते हैं यानी कि तुम्हारा जो 30 होता है फिजिक्स होता है तुम्हारा 30 क्वेश्चन और 30 तुम्हारे केमिस्ट्री के होते हैं और जो 30 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे मैथ के 30 में से तुम्हें 25 करने होते हैं फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 ही मैथ के।
अगर और डीपली जाना है तो फिर किसी दिन बताना, तो मैं बना दूंगा इसका, ठीक है। क्या होता है, ये होता है 25-25, ये हो गया। और सेम इस पे होता है। तो इस पे अगर तुम्हारी जब जब तुम मेंस देते हो, अगर तुम्हारी रैंक जो है, अगर तुम्हारी 2.5 लाख के अंदर आ जाती है, अब बोलोगे सर रैंक, रैंक मतलब स्थान, जैसे कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट नंबर, पहला स्थान आया तो उसको बोलते हैं फर्स्ट रैंक। किसी का दूसरा नंबर आया उसे बोलते हैं सेकंड रैंक। इसी प्रकार अगर तुम 2.5 लाख बच्चों में से आ गए तो तुम इसके बाद वो परीक्षा करवाती है, इन दोनों के बाद परीक्षा वो लेती है, जिसे बोलते हैं जेई एडवांस। क्या बोलते हैं, जेई एडवांस की परीक्षा होती है। इसमें 54 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 18 फिजिक्स के, 18 केमिस्ट्री के होते हैं और 18 ही तुम्हारे मैथ के होते हैं, जिसमें से ये तुम्हारा 396 या फिर 400 का होता है। इसका पूर्णांक फिक्स नहीं होता कि कब कितना आ जाए, लेकिन तुम्हारा 350 प्लस ही रहता है ये, ठीक है। तो इस पे पता है इसकी खासियत ये होती है एडवांस की, कि अगर तुम्हें 18 क्वेश्चन हैं तीनों में, तुम्हारा इसका तीनों का क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें भी कुछ नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने तुम्हारे फिजिक्स में है पूरी तो तुम क्वालिफाई हो, नहीं। और अगर 400 में से अगर मान लो तुम 150 ले आए तो सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, हो गया। जब मैं था तो SC ST का कट ऑफ गया था 55 के अप्रॉक्स, बताओ 400 में से 55 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन वो भी नहीं आती। अरे पहले यहाँ तक पहुँचते नहीं भाई 2.5 लाख बच्चे ही तो यहाँ पे पहुँच पाते हैं, यहाँ फॉर्म भरते हैं कम से कम 8-10 लाख बच्चे, ठीक है। तो जैसा मैं, अरे इसके बारे में बहुत सी चीज़ है, चलो कभी अगर वो मिला, टाइम मिला, या फिर कोई किसी ने ऐसा कुछ पूछा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में और डीपली। 11th में तो पहले आओ, सब पढ़ाऊंगा। अरे ज्वाइंट रहो यार, सब कुछ जानकारी देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो हालांकि एक बार देना ट्राई करना, मैंने किया था, मेरा नहीं हुआ था। एक्चुअल बात ये थी कि मैंने 11th-12th में मुझे पता नहीं था इसके बारे में। 12th के बाद या फिर एग्ज़ाम टाइम पे किसी ने बताया कि एग्ज़ाम होता है, दे सकते हैं, तो फिर मैं 1 साल के लिए तैयारी वगैरह की, लेकिन नहीं हो पाया। मेरा आया था 66 परसेंटाइल के अप्रॉक्स। अब बताओ, मेरे दोस्तों का किसी का 90, किसी का 95, किसी का 98, बहुत सारे हैं। कोई, चलो बाद में बताऊंगा दोस्तों के बारे में, पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये एक अलग डिस्कशन होता है, बाद में करेंगे, अभी तो है। खैर क्वेश्चन देखते हैं ना, तो लेक्चर और लंबा हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट हो गया, और फिर सेकंड भी हमने शायद कर लिया था। सेकंड का कितना आया था तुम्हारा, जो तुम्हारे पी के कोऑर्डिनेट थे तो वो आए थे 11/3, 11/3, है कि नहीं। अब जो तुम्हारा है थर्ड पॉइंट, दैट्स योर थर्ड पॉइंट, दिस इज कॉलिंग दैट, ये कह रहा है कि माध्यिका, एक कोई माध्यिका है बीई, यानी कि बी सी कोई, देखो ये बना है तुम्हारा ट्रायंगल, ऐसे बोल रहा है ये दिया हुआ है तुम्हारा 4,2 दिया हुआ है, बी जो तुम्हारा दिया हुआ है 6,5 दिया हुआ है, और जो तुम्हारा सी दिया हुआ है वो दिया है 1,4। और पता है जेई मेंस जो होता है वो 300 नंबर का होता है। 300 में से अगर तुम 150 नंबर ले आए तो तुम्हारी NIT पक्की होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर तुम जेई एडवांस में अगर तुम 400 में से 100 या 150 नंबर ले आते हो तो तुम्हारी IIT फिक्स हो जाती है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बताऊंगा, मतलब मेरा भी मन है एक बार इसके बारे में कुछ बताने का, पक्का बताऊंगा, ठीक है। और मैं प्रयास पता ये कर रहा हूँ कि जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 है ना, 8, वो एक स्पेशल कोई थोड़ी सा हट के देना चाहता हूँ इससे, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, उस हिसाब से थोड़ी तुम्हें डीप में मतलब बताना चाहता हूँ कि आखिर क्या होता है, ये कैसे आए, वो चीज़ें, उसके लिए थोड़ी टाइम लग सकता है कि नहीं। चलो आप लोग एकदम सपोर्ट में रहे हो, और मुझे पता है जो भी बच्चा हमारे साथ आएगा पढ़ने के लिए वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं, पहले हमें सिलेबस खत्म करना है अपना, ठीक है। तो ये बोल रहा है बी जो है तुम्हारी क्या है, माध्यिका है, यानी कि पॉइंट इस पर कौन सा ई है, तो ये कुछ ऐसे जा रही है। तो बोल रहा है कि ये बताओ कि जो बी है, और एक और चित्र बोल रहा है ऐसे करके, ई बी और सी।
तो उसका बता रहा, उसका भी सेम है 4,2 है, चित्र उसी में है लेकिन मैं अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। सी जो होगा क्या होगा तुम्हारा 1,4 होता है, ठीक है, सी लिखा था। तो बोल रहा है कि बी हो गया, ये उसी मतलब उसी की बात कर रहा है, उसी फिगर में। तो क्या कहाँ गया, इस पर जो तुम्हारा सी टू एफ जा रहा है, एक पॉइंट जा रहा है एफ। देखो इस पे जो तुम्हारा मिड पॉइंट है वो तुम्हें दिया हुआ है क्या, क्यू दिया हुआ है, और इस वाले चित्र पे तुम्हारा है आर, और एक रेशियो दिया हुआ तुम्हें बी क्यू अपॉन क्यू ई, यानी कि बी क्यू अपॉन क्यू ई का जो तुम्हारा रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि ये 2 है और ये 1 है। तो इसको तो मानना m1, इसको मानना m2, और बस क्या करना है, पहले तो तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे ई के, जब ई के मिल जाएंगे तब ये क्यू के फाइंड कर लोगे, क्यू के पूछ रहा है। और इसमें पहले एफ के सेम उसमें है यार, जैसे हमने एक माध्यिका ये थी तो मैंने पी निकाला, जिस टाइप से पहले इसके डी फाइंड किया, फिर इससे इंटरनल डिवीजन फार्मूला से पी फाइंड किया, फिर इसी प्रकार से बी और ई फाइंड करूंगा। पहले इसका ई का ई पता है कैसे करते हैं, ये होगा ना तुम्हारा 4 1 5 5/2 कॉमा 4 2 6/2 यानी कि 3, ई के तुम्हारे ये आ जाएंगे। और एफ देखो ये क्या लिखा है, बी के 4 ही लिखा ना, 6 है, तो 6 4 10/2 यानी कि 5, और 6 5 2 7/2, ये एफ मिल गया तुम्हारा, ठीक है। ये ई है, ये क्या है, एफ है। अब यार सिंपल सा इसका क्या रेशियो है, देख लो, इसका रेशियो कुछ दिया हुआ है ना, इसका जो तुम्हारा रेशियो है वो दिया है तुम्हारा सी आर अपॉन आर एफ, जो तुम्हारा दिया है वो दिया है तुम्हारा 2:1, यानी कि सी आर तुम्हारा क्या, कहाँ गया सी आर, ये 2 है ये 1 है, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2। सेम तरीके से इसके आर की फाइंड कर लो, और सेम तरीके से अपने क्यू की निकाल लो। कहो तो पहले निकालें क्यू की, मैं क्यू की निकालता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला पूरा मिटाता हूँ क्योंकि वो सब हो चुका है। देखो मैं निकालता हूँ इसके पॉइंट क्यू के मान लेता हूँ एक बार, x, y होंगे तुम्हारे, पता नहीं है ना, तो x, y होंगे। फॉर्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, एंड m1 y2 प्लस m2 y1 होता है अपॉन m1 प्लस m2 होता है कि नहीं। अब सिंपल तरीके से इसको निकाल लूंगा मैं फटाफट। बताओ m1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, m1 मैंने माना है इसको, m1 माना है 2 को, तो 2 इंटू किसी एक को x1, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो तुम x2 y2, x2 कॉमा y2 ऐसे मान लो। अब x1 की वैल्यू तुम्हारी 6 है, नहीं m1 तुम्हारा 2 था, m1 2 है, m1 2 है, m2 1 है, तो फॉर्मूला होता है m1 x2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5/2 प्लस m2 कितना है तुम्हारा 1 है, इंटू x1 की वैल्यू तुम्हारी 6 है अपॉन 2 + 1 या फिर 1 + 2, फिर है m1 y2, m1 तुम्हारा 2 है, y2 कितना है हमारा 3 है प्लस फिर क्या है फिर देखेंगे हम m2 कितना तुम्हारा 1 है, इंटू y1 कितना है, अरे सिंपल सा है बस, 5 हो गया अपॉन 2 + 1 हो गया। अब मिल तो क्या ये, करो इसको, 2 से 2 कट गवा, 5 + 6/3, देखो आए, अब कुछ नहीं बाद में बताऊंगा, मतलब निष्कर्ष के बाद, /3 कितना है तुम्हारा 6 5 11/3, 11/3, इसका भी आया 11/3, कितना आएगा इसका 11/3, 11/3, ये निकला, क्या निकला तुम्हारा क्यू पॉइंट 11/3, 11/3। इसको नोट करो फटाफट, अब मैं इसका निकालूंगा, कर लो, हो गया, अरे स्क्रीनशॉट ले लो यार, हो गया, चलो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला नहीं मिटाते हैं, क्यों नहीं मिटाते हैं। अब इस बार निकालूंगा किसका, आर का, आर है, तो इस बार तुम
अरे किसी को किस बात, इसको मान लो x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2 मान लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, m2 1 है, इंटू x1 कितना है, x1 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, x1 1 है, अपॉन 2 प्लस 1 है, फिर क्या है m1 यानी कि 2 इंटू y1 कितना है ढूंढो, 4 है, प्लस m2 यानी कि 1 इंटू y1 कितना है तुम्हारा, अरे m1 हो गया, m1 y2 है, तो y2 सॉरी 7 y2 है ना, बेहतर होगा खुद से देख कर करो। फिर m2 है 1 इंटू y1 है तुम्हारा 4 अपॉन 2 प्लस 1, सिंपल हो गया। तो 5 दूना 10 प्लस 1 बटे 3, फिर इसको इससे कट दोगे तो 7 प्लस 4 बटे 3, यानी कि कितना आ गया इसका भी आ गया तुम्हारा 11 बटे 3, 11 बटे 3। अब आएगा क्यों नहीं, अब इसका रीजन मैं दूंगा दहाड़ते हुए, और तुम भी दोगे कुछ देर बाद दहाड़ते हुए, अगर तुमसे कोई दूसरा पूछेगा तो, ठीक है, एकदम दहाड़ करके जवाब दोगे इसका। कैसे दोगे बताऊं, तुमने ये तुम्हारा ट्रायंगल रहा है एबीसी, 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ाता हूं मैं। ले लो ले लो, ले लिया, चलो अब देखो, पहले ये तुम्हारा ट्रायंगल था, अरे यार टेढ़ा बन रहा है, ये तुम्हारा ट्रायंगल था ए बी सी, ये तुम्हारी माध्यिका थी, क्या नाम था इसका, डी, इसके बीच में पॉइंट क्या था, बीच वाला छोड़ो। फिर तुम्हारी बी से ये एक माध्यिका थी, ये थी ना, इसका था ई, फिर तुम्हारी सी से एक माध्यिका थी ऐसी, इसका था तुम्हारा एफ। अब वो पॉइंट अलग अलग तुम्हारे लिखे हुए हैं, ई का मान था तुम्हारा 5/2, 3, उसी पे गुद ना जाए, यानी कि ऐसे ऐसे ना हो जाए, मतलब थोड़ी सा मतलब घना हो जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके 3 चित्र बना दिए थे, एक ऊपर, सेकंड ये, थर्ड ये, समझाने के लिए। सी पॉइंट तुम्हारा था 1,4, डी था, डी कहाँ गया, इस पर लिखा था ना मेरे में, डी निकालो ना, बी जो है पता है, बी था तुम्हारा 6,5, तो डी तुम्हारा होगा 7/2, 9/2, यही था ना, हाँ। और एफ जो है ये था तुम्हारा 5,7/2, ए जो है तुम्हारा वो है 4,2। अब ये जो तुम्हारा है ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब एक बार तुम्हारा पॉइंट ये पी था, है कि नहीं, जब ऐसे आया था तो इसको पॉइंट पी माने थे, तो इसके तुम्हारे कोऑर्डिनेट 11/3, 11/3 आ रहे थे। फिर एक बार तुम्हारा पॉइंट क्यू बन रहा है ये, तो इसके भी तुम्हारा 11/3 और 11/3 ही आ रहे हैं, हो गया रहा यार। और इसका जो तुम्हारा आर है, इसका भी तुम्हारा 11/3, 11/3 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिंदु जो है एक ही है, यानी कि किसी ट्रायंगल की, यानी कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जब अपने शीर्ष से मतलब ऐसे खींची होती हैं तो वो तीनों एक ही बिंदु से गुजरती हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी पी क्यू आर जो है वो पूरे 11/3, 11/3 पर ही है, वही पी है, वही क्यू है, वही आर है, तीनों है तुम्हारे को, समझ आया। मतलब कि अगर ये कंसेप्ट है तुम्हारा, अगर तुमने तुम्हारे कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये बात याद रखना, अगर माध्यिका बोल रहा है एक बार तो तुमने एक बार तो माध्यिका पी फाइंड कर लोगे 11/3, फिर यदि पूछे कि अगर अगर इससे फिर जा रही है तो माध्यिका क्या होगी, तो फटाफट आंख मूंद के 11/3 लिखना, मतलब जो उसकी वैल्यू हो, एक बार जो तुम्हारी पी की वैल्यू आई हो वही सेकेंड बार भी आएगी, थर्ड बार भी आएगी। कुछ समझेगी नहीं। और देखो निष्कर्ष तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 ने दे दिया है, ये बोल रहा है कि वह बिंदु तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो। देखो अब खास बात यह है कि वो 2:1 में ही बार बार डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 2 गुना, यानी कि मान लो ये 3 सेंटीमीटर लंबी है तुम्हारी भुजा पूरी, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर है और 1 सेंटीमीटर नीचे है, इसे बोलते हैं 2:1। तो एक निष्कर्ष लिखवाना चाह रहा हूं, ये समझ में आया कि नहीं आया।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल होता है, अगर उसकी माध्यिकाएं बार बार मतलब एक शीर्ष से किसी भुजा पर हो, फिर दूसरी शीर्ष उस भुजा पर, फिर ऐसे हो, तो जो बीच वाला पॉइंट होता है वो तीनों भुजाओं का मतलब तीनों माध्यिकाओं का एकदम बीच वाला पॉइंट होता है, उसको 2:1 बाई रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको वो करो, निष्कर्ष लिखते हैं। हो गया। ये देखो, और तुम्हारा मतलब नोट ही दे दिया उसने निष्कर्ष कि बेटा इसको याद कर लो। ये बोल रहा है कि वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो, वह बिंदु जो जो तीनों माध्यिकाओं वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो, यानी कि तीनों में हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो। ठीक है, हो, उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक। जैसे यानी कि जो हमारा पिछली बार 11/3 आ रहा था ना, वो माध्यिकाओं में हर एक वो पॉइंट बार बार वही आ रहा था, तो उस अगर त्रिभुज का कोई हमसे केंद्रक पूछता ना, तो 11/3 निकलता। 11/3 कमा 11/3, तो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। यह प्रत्येक माध्यिका को दो अनुपाते यह प्रत्येक ये जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। देखो, हमें जो पिछला क्वेश्चन इसलिए दिया गया था ताकि हम इस निष्कर्ष को समझ सकें। जो हमारा ट्रायंगल था, जो ABC था, जो हमारी माध्यिका आ रही थी, वो जो पॉइंट P था वो हमेशा 2:1 के रेशियो पे दिया हुआ था। तो वही बोल रहा है कि और देखो P बिंदु है, और जो ऐसे करते थे, जो हमारा Q बिंदु आता था वो भी देखो 2:1 के रेशियो में था, और जो तुम्हारा ये R आता था बिंदु, तो वो भी 2:1 के रेशियो पे था। इसका मतलब है कि जो है ये जो एक कि जो क्या बोलते हैं, जो उसका केंद्रक होता है ना, किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, उसकी माध्यिका को 2:1 के रेशियो पे डिवाइड करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। किसी त्रिभुज का केंद्रक उस त्रिभुज की उस त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी कि अगर कोई त्रिभुज है, पूछोगे केंद्रक कहाँ होगा, तो बोल दो भैया ये पूरी लाइन खींच लो, पूरी नाप लो, तो 2 गुना ऊपर होगा तो 1 गुना नीचे होगा, यानी कि कहीं यहाँ पर होगा, यानी कि 2:1 पे होगा। एक पटरी ले ली, 3 सेंटीमीटर मापा उसने, तो बोल दो 2 ऊपर ले लो, 1 नीचे, तो जहां से ये हो रहा है वही पॉइंट उसका केंद्र कहलाता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हें आ रहा होगा। इसको नोट कर लो, दोबारा पढ़ना, वीडियो दोबारा सुना, आ जाएगा। ठीक है, कल नोट हो गया? मतलब बताओ यार, एनसीईआरटी में कितना डीपली समझाया उसने। पहले उसने एग्जाम्पल दिया, फिर बताया कि बेटा जो केंद्रक होता है वो किसी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, और वो प्रत्येक माध्यिका में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसी को केंद्रक बोलते हैं। अब जो तुम्हारा 5वां था, उसने बोल दिया कि एक तुम्हारा त्रिभुज है, ए बिंदु जो है उसकी जो तुम्हें दी हुई कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया हुआ है। तुम्हारा बी है, बी का जो तुम्हें दिया हुआ है वो दिया है x2, y2 दिया हुआ है। जो तुम्हारा बिंदु सी है उसका तुम्हें दिया हुआ है x3, y3 दिया हुआ है तुम्हारा। तो पूछ रहा है इसका केंद्रक बताओ। तो इसका केंद्रक का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट।
केंद्रक को बोलते हैं सी, सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर बोलते हैं इसको। हो गया जी। अब ओनली एक क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि बस लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 15-20 मिनट और मान जाओ, तो इसको मैं चाहता हूँ कि पूरा कर लेते हैं, कर लेते हैं, और फिर अगली बार जब स्टार्ट करेंगे तो सीधे 8 से स्टार्ट करेंगे। फिर पढ़ाऊंगा तो मैं, मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, अरे बेहतरीन पढ़ाऊंगा, थोड़ी वेट करो, हो सकता है थोड़ी बाद में ये लेक्चर त्रिकोणमिति का, क्योंकि मैं उसमें थोड़ी डीपली पढ़ाना चाह रहा हूँ यार, कुछ अलग तरीके से, जैसा सब पढ़ाते हैं वैसा नहीं, थोड़ी सा प्रैक्टिकल। अब पता है तुम्हें, प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे एक होता है गोल्डन रेशियो, चेहरे का रेशियो। हर कोई व्यक्ति का चेहरा है ऐसे, अगर उसके तुम फेस की जो लंबाई है, अगर उसकी चौड़ाई को अगर भाग दो, अगर तुम्हारा 6.128 आ जाए, इसकी पूरी लंबाई माप लो किसी व्यक्ति के चेहरे की, फिर उसकी चौड़ाई माप लो, अगर इसको बोला जाता है गोल्डन रेशियो, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ब्यूटी ऑफ मैथ। अरे सब बताऊंगा, कि थोड़ी हायर लेवल की चीज़ इसलिए नहीं बता रहा। तो कभी वो देखे वो सूरजमुखी, कुछ ऐसा ऐसा होता है, उस पर अगर गौर से देखा हो तो ऐसी ऐसी लाइनें पड़ी होती हैं, अगर देखा हो तो किसी ने, अगर गौर से, मतलब लाइन इन द सेंस फूल है, लेकिन लाइन टाइप फील होती है, और एक और कुछ लाइनें इस साइड की पड़ी होती हैं, ऐसे ऐसे इस तरह, तो वो फूल अच्छा दिखता है। लेकिन इस पे जो तुम्हारी इस तरफ वाली लाइनें हैं, या फिर जब देखो जो इस तरफ घूमती है उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको, जो यानी कि इस तरफ घूमते हैं, इसे बोलते हैं हम वामावर्त, क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा होती है ये। और जो इस तरफ घूमते हैं इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा। तो चाहे दक्षिणावर्त को वामावर्त की रेखा, चाहे इस साइड वाली रेखाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ क्लॉकवाइज अपॉन नंबर ऑफ लाइन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिण, यानी कि जो कुछ लाइनें इस तरफ को, मतलब जो जो मुड़ रही हैं उनको काउंट कर लो, और फिर जो इस तरफ की मुड़ रही हैं उनको पूरी गिन लो, आपस में डिवाइड करना, तो चाहे कभी देखना 6.128 एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इस संसार में जितनी भी सुंदरता वाली चीज़ें हैं वो 1.6, कोई व्यक्ति है, मैं खड़ा हूँ इस तरह, मेरे क्या समझ रहे हो, मेरे इस वाले फिंगर से लगा करके इस कोहनी तक की जो डिस्टेंस होगी, समझना, अगर मैं उससे भाग दूं यहां से लेकर के कंधे तक की डिस्टेंस में, अगर कंधे वाली हाइट में मैं कोहनी वाली हाइट तक से भाग करूं, तो भी मैं अगर 1.62 वो 6.128 ही आता है, इसे बोलते हैं गोल्डन रेशियो। 6.128 होता है कि वन नहीं, 6.128 ऐसे होता है। अरे पढ़ाऊंगा यार कभी गोल्डन रेशियो, कोई बड़ी बात नहीं है तुम लोगों के लिए, मतलब ये बता रहा हूँ कि इसे बोलते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स भी, यानी कि भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो भी मैथमेटिक्स के थ्रू चल रही है, यानी कि 6.128 देगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसका तुम फेस रेशियो चेक करना, ऐसे कुछ अगर उसकी मतलब चेहरे की लंबाई से अगर उसकी चौड़ाई पे डिवाइड करोगे तुम्हारा इतना आ रहा है, या फिर किसी का 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, तुम समझना वो बहुत सुंदर है। और एक हो गया कंधे वाला, 3-4 बहुत है, हालांकि सिलेबस वाली बात नहीं है। इसे बोलते हैं ब्यूटी, क्या बोलते हैं, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, अरे ऐसे बोलते हैं BEAUTY, ब्यूटी ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ की। अरे तुमने वो देखी है कभी कोई लता वगैरह इस तरह जो जाती है, नहीं देखी कभी? अरे यार कोई फूल वगैरह ऐसे झड़ जाता है, ऐसे ऐसे दिखता ना, पत्तीदार ऐसे ऐसे करके, तो उस पे भी एक एलन यानी कि लॉग नहीं पड़े होगी अभी, लॉग का फंक्शन होता है कुछ, वो उसके थ्रू ही चलता है, बताओ, वो भी 6.128 का ही फॉलो करता है, बताऊंगा अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ, अगर समझ में आ गई तो, नहीं आई तो फिर ये बहुत बेकार चीज़ है,
अगर आ गई तो फिर बहुत सिंपल हो जाती है। तुम लोग बोर ना हो इसलिए थोड़ी सा इंटरेस्टिंग चीजें बताता रहता हूँ, ठीक है। चाहो तो सूर्यमुखी का फूल लेना, उस पर देखना, या फिर अपने फेस का जो रेशियो है उसको वो करना, पता चलेगा। देखो 8 देखते हैं फिलहाल। ये था तुम्हें एक वो दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आयत। आयत तुम लोग जानते हो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी एंड डी है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ए बी सी डी है, जरा एक मिनट, तो ए बी सी डी जो तुम्हारा है ना, ये जो है -1, -1 है तुम्हारा, और जो बी दिया हुआ है -1, 4 दिया हुआ है, जो सी दिया हुआ है वो क्या है, वो 5, 4 दिया हुआ है, और जो तुम्हारा डी है। अच्छा ये बताओ यार, अगर मतलब कोई तुम्हारा दोस्त वगैरह हो, कोई भाई भाई पढ़ता हो 12th में, अगर उसको रोले की थ्योरम और कॉची थ्योरम और लैंग्रॉच की मध्यमान प्रमेय वगैरह ना समझ में आ रही हो ना, तो बताना, मैं एक लेक्चर पूरा बना दूंगा उसमें। हालांकि जब 12th पढ़ाऊंगा तो सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, नो टेंशन लो। ये समझ में आया कुछ? अब बोल रहा है कि इसके जो ए बी का जो तुम्हारा मध्य बिंदु है वो क्या है, दिस इज व्हाट, पी। अच्छा पी की, और इसका ये तुम्हारा क्या है, इसका क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। तो जो तुम्हारा पी का होगा वो कितना होगा तुम्हारा रेशियो, बीच में है, -1, अरे यार -1 -1/2 -1 + 4/2 निकालेंगे इसका रेशियो, नहीं समझे? अरे गधे, तुम्हारा आएगा -1, 3/2 निकाल लेना। और इसका जब निकालोगे तुम्हारा आएगा ये 2, 4। जब इसका निकालोगे तो 5, 3/2 आएगा। इसका निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 2, -1। ऐसे करने के लिए कुछ नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करोगे फटाफट आएगा। अब इसको तुम्हें मैच करना है इस प्रकार से। अब मुझे ये नहीं पता ये स्ट्रक्चर कौन सा है, अब वो मुझसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कि आयत है, आयत है या समचतुर्भुज है या चतुर्भुज है या क्या है। तो यदि मेरा आयत होता है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी मेरी। अगर मेरा आयत है ये, तो आमने सामने की यानी कि इसके सामने की भुजा ये है, तो जो हमारा पी क्यू है वो बराबर होगा हमारा आर एस के, यानी कि इसके सामने की भुजा ये है, तो पी क्यू बराबर होना चाहिए हमारा आर एस के, और इसके सामने की भुजा ये है, यानी कि पी आर जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, पी एस के। तब तो हमारा आयत है, और इसके विकर्ण भी होने चाहिए बराबर, है कि नहीं? बस दो ही सूत्र का यूज करना है। और इसके जो विकर्ण हैं वो क्या होने चाहिए हमारे, यानी कि ये क्यों लिखा ना, अच्छा क्यू एस बराबर होना चाहिए हमारा पी आर के, तब तो मेरा आयत है ये, क्या है, तब तो हमारा आयत है। हाँ, और एंगल, बस अगर 4 कसौटियाँ फॉलो कर रहा है ना, तो समझो पी क्यू बराबर अगर आर एस के हमारा आ रहा है, पी क्यू बराबर अगर आर एस के आ रहा है, और पी ये बराबर इसके आ रहा है, और विकर्ण भी सारे बराबर है, तो हमारा क्या होता है, ये आयत होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। और यदि वर्ग जब होता है, जब पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी हो या फिर पी एस हो, चारों साइड बराबर हो, और तुम्हारे विकर्ण बराबर, यानी कि विकर्ण यानी कि एस क्यू बराबर हो तुम्हारा पी आर के, तब तुम्हारा ये वर्ग होगा, ठीक है। और यदि ये तुम्हारी जो भुजाएं है ना, ये पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये चारों बराबर है, लेकिन जो तुम्हारे विकर्ण है वो बराबर नहीं है, तो ये तुम्हारा होगा समचतुर्भुज। क्या होगा? समचतुर्भुज। ये कंडीशन है बेटा, ये आनी चाहिए पहले से।
अभी मैं इनको फॉलो करूँगा। अगर ऐसी आई तो बोल दूंगा वर्ग है, अगर चारों साइड इक्वल आई और विकर्ण बराबर नहीं है बोल दूंगा समचतुर्भुज है। यदि आमने सामने के बजाय बराबर आई, विकर्ण इक्वल आए तो बोल दूंगा आयत है। सिंपल सी बात है। कैसे करूँगा इसको मैं फटाफट तो पी एस बोलो चाहे एस पी बोलो, है कि नहीं, चाहे एस पी बोलो चाहे पी एस बोलो। चलो तुम्हारे लिए मैं एस पी बोल लेता हूँ, उसको एस पी निकालता हूँ मैं। डिस्टेंस फार्मूला का यूज बहुत सारा तुमने किया होगा। इसमें इसको घटाओ, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस करूँगा -1 को, -1 पहले से तुम्हारा +1 हो जाएगा बराबर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसको मान लो x1 y1 x2 y2 मान लो। देखो x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो, अगर स्क्वायर लगाए तो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो करो इसको, यानी कि -3 का स्क्वायर, यानी कि चाहे -3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, चाहे +3 का करो तो 9 आएगा। कितना आएगा ये तुम्हारा, यानी कि 9 + 25/4, यानी कि देखो 36 25 कितना होगा तुम्हारा, 64/4 ये आ रहा है। नहीं 61, 36 + 25, हाँ हाँ। अगर तुम्हारा 61/4 आ रहा है, क्या तुम्हारा एस पी की मान आ रहा है। ठीक है, थोड़ी साइड का मिटाता हूँ, जगह नहीं है, इनको नोट कर लो, ये भी काम आएंगी। ठीक है, और ये निकाल ली मैंने, क्या एस पी यहाँ पर लिखते आते हैं। ठीक है, एस पी कितनी आई हमारी, √61/4, ये भी साफ, क्योंकि बोर्ड छोटा है यार। जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। ठीक है, फिर पी क्यू देखेंगे हम। पी क्यू सिंपल निकाल लोगे तुम, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 3/2, इस बार -4 का स्क्वायर, क्योंकि अगर -4 वाला प्लस का है तो बीच में होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। करो इसको, -3 का स्क्वायर करोगे तुम्हारा प्लस का 9 आएगा। इसका करो, इसका जब लासा लोगे 4 दूनी 8, यानी कि -5/4 आ जाएगा तुम्हारा, -5/4 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर में जब फर्क नहीं पड़ता प्लस का है कि माइनस का। 9 + 25/4, सेम वही 61/4। तो जो मेरा पी क्यू आया वो कितना आया, 61/4 ये भी आ रहा है। अब निकालूंगा मैं, बस चारों भुजाएं निकालनी है या विकर्ण निकालने हैं, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स निकाल चुके होंगे। अब निकालो तुम, क्यू आर निकालो। तो 2 - 5 करोगे, 2 - 5 का वर्ग प्लस 4 - 3/2 का वर्ग, 4 - 3/2 का वर्ग करते जाओ। तो 2 - 5 यानी कि -3 का वर्ग प्लस 4 दूनी 8, यानी कि -5 इस बार +5/2 का वर्ग है। बताया ना कि प्लस चाहे माइनस चेंज नहीं होता स्क्वायर में। लेकिन 9 + 25/4, फिर वही बात 61/4। ये क्या है तुम्हारा क्यू आर, 61/4। ओके, फिर देखो एस आर निकाल लो। आर एस या एस आर से बात देखिए, 5 - 2 करोगे तुम, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -1 है तो हो जाएगा तुम्हारा +1। देखो छोटे थोड़े 10th में पढ़ते तो आता है भाई, इतना फास्ट कुछ करना सीखो यार। 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 3 5/2 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 25/4, सिंपल सी बात वही 61/4। आर एस रूट का 61/4। अब देखो चारों साइड तो बराबर है हमारी, है नहीं, एस पी बराबर है ये कहाँ गई, S2P, एस पी बराबर है मेरी पी क्यू के, ये बराबर है क्यू आर की, ये बराबर है हमारी आर एस की, और ये बराबर है √61/4 की,
है कि नहीं? बोलते बोलते बेटा गला थक गया, क्या करें। थोड़ी बचाए बस, तुम लोग भी मुश्किल से 5 मिनट सब्र करो। ये हो गया, साइड बराबर है, ये तो पक्की है कि आयत नहीं है हमारा, या तो वर्ग हो गया फिर समचतुर्भुज। अब इसके विकर्ण चेक करते हैं, अगर इसके विकर्ण इक्वल आ गए तो यानी कि वर्ग है, और यदि विकर्ण इक्वल नहीं है तो मतलब समचतुर्भुज है। सिंपल सी बात। विकर्ण निकाल लेते एक बार। विकर्ण इसका क्या निकालेंगे? पी आर। निकाला फटाफट। -1 -5 का वर्ग, इसका माइनस इसका वर्ग, प्लस 3/2 -3/2 का वर्ग। ये तो पूरा तुम्हारा 0 हो गया, बचेगा केवल -6 का वर्ग, यानी कि क्या आएगा तुम्हारा 36। क्या आएगा? 36 मतलब क्या आएगा? 6। तो तुम्हारा पी आर विकर्ण कितना आ गया बेटा? 6 पी आर। अब मैं निकालूंगा तुम्हारा विकर्ण क्या? एस क्यू निकालूंगा। एस क्यू निकाल लो। 2 -2 का वर्ग, प्लस -1 -4 का वर्ग। ये 0 हो गया तुम्हारा। -1 -4 कितना होगा तुम्हारा? -5 का वर्ग। कितना आएगा? यानी कि रूट का 25, यानी कि 5। देखो वर्ग के बाद संख्याएं प्लस में भी आती है माइनस में भी आती है, लेकिन हमारी दूरी है तो दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैं माइनस चिन्ह नहीं लिखता नहीं हूँ। ठीक है, ये मत समझना कि दोनों ये प्लस माइनस दोनों में आएगी, लेकिन दूरी है तो क्या करेंगे कि हम माइनस साइन नहीं लेते दूरी में, इसलिए मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है, अक्सर देखना अगर कोई रूट लगा है, अगर रूट के अंदर एक्स है, अगर उसके बाहर आए तो तुम्हारा प्लस माइनस एक्स आएगा। वो प्लस माइनस मतलब जो भी इसकी वैल्यू आती है वो, जैसे मान लो तुम्हारा लिखा है ना ये, ऐसा इसलिए होता है इसलिए ये लिखा ना कि ये लिखा तुम्हारा कि रूट 25 जैसे किया हमने, तो फॉर्मूले हम लिखते हैं 5, लेकिन 5 नहीं, +5 एंड -5 दोनों आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि अगर तुम +5 मल्टीप्लाई +5 करोगे तो भी तुम्हारा प्लस का 25 ही आएगा, और यदि तुम -5 मल्टीप्लाई -5 भी करोगे तब भी तुम्हारा 25 आएगा। तो बताओ ये कैसे पता कि हमारा +5 वाले का ही स्क्वायर किया गया था, तुम्हारा 25 आया था? हो सकता है -5 वाले का हो तो 25 आ सकता है कि नहीं? तो इसलिए हम लिखते हैं कि प्लस वाला भी लिखते हैं और माइनस वाला भी लिखते हैं, लेकिन जहाँ पर दूरी हमारी पॉजिटिव होती है, क्योंकि दूरी हो गया, टाइम हो गया, ऐसी चीज़ों पे हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस गलत फहमी में मत जीना कि हमेशा प्लस ही आता है। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस दोनों दोनों टाइप की संख्या आती है। ठीक है, तो तुम्हारा दूसरा विकर्ण एस क्यू कितना निकला? तुम्हारा एस क्यू कितना निकलेगा? तुम्हारा 5 निकला। तो जब तुम्हारा एस क्यू 5 आ गया, यानी कि ये विकर्ण इसके बराबर नहीं है, यानी कि पी आर डज नॉट इक्वल टू एस क्यू। बताया था कि अगर चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो सिंपल सी क्या है, ये हमारा समचतुर्भुज है। बस, इस पे कहाँ कुछ खास है यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। बस वही दूरी फार्मूला का यूज करके फटाफट, अब जिन भी व्यक्ति मतलब बच्चों को वो दूरी फार्मूला समझ में ना आया हो तो वो ये होता है बेटा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये होता है। तो अब क्या करें बताओ? अब जो तुम्हारा 5 है वो 7 है ना, ये खत्म हो गया। अब देखो अगला आता है तुम्हारा त्रिकोणमिति का परिचय, लेकिन परिचय थोड़ी लेट आएगा इसका लेक्चर, क्योंकि इसका परिचय हम थोड़ी अच्छे से देना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ी मोड़ी दे दूं क्या भाई, ये हो गया। देखो बेटा, ये जो मतलब अगला जो तुम्हारा आएगा एकदम त्रिकोणमिति जो आएगा, उसमें तुम्हें पढ़नी होगी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनको देख के घबराओ नहीं, एकदम सिंपल से तुम्हारे चमचे हैं, जो इनसे काम करवाओगे ये तुम्हारा काम करेंगे। तो मैंने मजदूरी दोगे ये काम करेंगे, मतलब इनके साथ में थीटा होता है। थीटा इनकी मजदूरी है। थीटा मतलब होता है कोण। अब इसका मैं बस अब रहने दो, इतना ही समझो, थोड़ी डीप में दूंगा। एक बुक मंगवा रहा हूँ, थोड़ी सा वो है कोई है, उसको थोड़ी उसमें मुझे कुछ चीज़ें मतलब एकदम क्लेरिफाई करनी है, ताकि ऐसा ना हो कुछ बोल दे तो कोई बाद में कह दे कि यार ये टीचर गलत पढ़ा रहा है ना, इसलिए।
तो फिर एकदम डीप में बताऊंगा, प्रयास करूंगा अगर बुक आ गई तो। और यदि ना आ पाई तो देखो विवाद में आना अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसा बोल दो कि बाद में कोई मतलब उल्टा पुल्टा प्रूफ कर दे कि नहीं ये तो गलत बोल गया है, नहीं तो बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो पे। और तुम एकदम आराम से पढ़ते रहो। और देखो दिवाली आने वाली है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। ओके।